सभी लोगों का टीएन नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं नरेश एम्स नर्सिंग ऑफिसर। आज अपन दोस्तों बात करने वाले हैं साइकेट्रिक क्लासेस के बारे में, जिसके अंदर अपना टॉपिक रहेगा एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट्स कब यूज़ करते हैं, क्या इसके यूजेज हैं, क्या इसका क्लासिफिकेशन है, इनके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन कौन सी होती है, कौन सी कंडीशन में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, और एग्ज़ाम में प्रीवियस एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं। तो अपने चैनल पे दोस्तों जो एम्स नॉर्सेट, ESIC, जिपमर, जितने भी नर्सिंग से रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके रिगार्डिंग जो भी तैयारी कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशंस को बेहतर बनाना चाहते हैं, बूस्टअप करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशंस को, तो @TN नर्सिंग क्लासेस को सर्च करना है यूट्यूब पे और उसको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। आपको अच्छे से कंटेंट मिलेगा वहीं पे, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस भी वहीं पे मिलेंगे, टॉपिक भी मिलेगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स क्या होती है दोस्तों। टिपिकल और एटिपिकल टू टाइप से एंटी डिप्रेसेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसके अंदर टिपिकल के अंदर आप लोग पढ़ते हैं MAOI, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनिबिटर। नेक्स्ट है TCA, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। SNRI, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनिबिटर। SSRI, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर। तो इसमें से जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है डिप्रेशन में, यदि आपको मान लो ये चारों ऑप्शन दे दिया जाए कि इन चारों में से कौन सी एंटी डिप्रेसेंट है दोस्तों जो कि हम डिप्रेशन के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? SSRI। कौन सा? SSRI क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है। किसके अंदर? डिप्रेशन के अंदर। DOC। तो इस तरह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि आपने तो पढ़ लिया कि हमने एंटी डिप्रेसेंट्स में टिपिकल के अंदर MAOI भी पढ़ा, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनिबिटर, TCA, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, SNRI, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनिबिटर, SSRI, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर। यदि इन चारों में से यदि आपसे पूछा जाए कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है दोस्तों डिप्रेशन के अंदर, तो योर राइट आंसर विल बी SSRI, ड्रग ऑफ चॉइस। नेक्स्ट बात करेंगे एटिपिकल ड्रग्स कौन सी होती हैं एंटी डिप्रेसेंट्स के अंदर। 5HT ब्लॉकर, 5HT ब्लॉकर्स होती हैं जो कि 5HT रिसेप्टर पे काम करेंगी, जिसका नाम है ट्राजाडोन, नेफाजाडोन, मिर्ताजापिन। क्लियर है? नेक्स्ट है सेकंड वन है एटिपिकल के अंदर विलाजाडोन, बुप्रापियोन। ये सभी की सभी क्या है दोस्तों? एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, अब आपने रीड किया अच्छे से कि ये TCA, MAOI, आपको ये अच्छे से इस तरह से ये ग्रुप का नाम है। इस ग्रुप के अंदर काफ़ी सारी ड्रग्स आती हैं। तो अपन बात करेंगे एंटी डिप्रेसेंट्स को। TCA, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है इस ग्रुप के अंदर? इमिप्रामिन, जिसके लास्ट में देखो एमीन आ रहा है ना, इमिप्रामिन, क्लोमिप्रामिन, डेसिप्रामिन, एमिट्रिप्टिलिन, नोरट्रिप्टिलिन। ये सभी के सभी क्या है? TCA ग्रुप की ड्रग है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। नेक्स्ट है SSRI, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर, जैसे कि फ्लोक्सिटिन जो सबकी बेस्ट होती है, फ्लोक्सिटिन, फ्लुक्सिमिन, सर्ट्रालिन क्या होती है दोस्तों? प्रेगनेंसी के अंदर सेफ रहती है। क्या रहती है? सेफ रहती है सर्ट्रालिन। नेक्स्ट है सिटेलोप्राम, सिटेलोप्राम और प्रोक्सिटिन। और इन सब में से डेंजर कौन सी होती है? प्रोक्सिटिन, इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। ये भी हम अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको इसी क्लास के अंदर। ये क्लासिफिकेशन दोस्तों क्यों पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा कि इन चार ऑप्शन में से बताइए कौन सा ड्रग सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर नहीं है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर एक्सेप्ट। इट मीन्स 3 ऑप्शन ये दे देगा आपको और एक ऑप्शन दे देगा TCA ग्रुप की ड्रग का। तो इस तरह से आपको राइट आंसर करने में इजी रहेगा जब आप अच्छे से ये ड्रग के क्लासिफिकेशन को रीड करोगे। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चंस किसी भी तरह से आ सकता है। आपके नर्सिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है सिंपल तरीके से, वो इस तरह से आता है कौन सा ड्रग SSRI ग्रुप का ड्रग नहीं है, क्लासिफिकेशन नहीं है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि SSRI ग्रुप की ड्रग कौन कौन सी होती हैं, TCA की कौन कौन सी होती हैं। ये बेसिक है, आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट है मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनिबिटर।
मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के अंदर कौन कौन सी आती है? एक तो होती है सिलेक्टिव MAOA इनहिबिटर, एक होती है नॉन सेलेक्टिव MAOI इनहिबिटर, वो A और B दोनों पे कार्य करती है। तो सिलेक्टिव MAOI इनहिबिटर कौन सी होती है दोस्तों? मोक्लिबिमाइड और एप्रोबिमाइड, ठीक है, मोक्लिबिमाइड और इप्रोपिमाइड, ये दोनों की दोनों सिलेक्टिव MAOA इनहिबिटर हैं। ये रिवर्सिबल होती हैं। क्या होती हैं? रिवर्सिबल होती हैं ये ड्रग। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल, जिसके अंदर बात करें नॉन सेलेक्टिव MAOI इनहिबिटर, इसके एग्जांपल्स हैं फेनिलजिन, आइसोकार्बोक्साजिड, ट्रेनिलकिप्रोमिन। क्लियर है? ये सभी के सभी MAOI मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स है। अब इनके बारे में अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से एंटी डिप्रेसेंट्स कार्य करती हैं। देखो दोस्तों, ये डिप्रेशन, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाइए आप। डिप्रेशन में एक पेशेंट है जिसको डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन में क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है डिप्रेशन के अंदर? यहाँ लिखा है MIMP, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? 5ST। 5ST क्या होता है दोस्तों? इसको हम सेरोटोनिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एग्जाम में आपके 5ST भी लिखा सकता है, किसी भी तरह से पूछ सकता है, 5ST भी लिखा सकता है या सेरोटोनिन भी। तो सेरोटोनिन और 5ST क्या हो जाता है? कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। डिप्रेशन में क्या होता है? डिक्रीज। यदि आपको ऑप्शन में नोरेपिनेफ्रिन दिया जाए, डोपामिन दिया जाए, 5ST, सेरोटोनिन दिया जाए, इन तीनों में से मेन न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा डिक्रीज होगा? आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सेरोटोनिन। क्या होगा? सेरोटोनिन। अब क्या होता है डिप्रेशन में? क्या होता है, हमने पढ़ा कि मोनोएमिन्स डिक्रीज हो जाते हैं। जैसे कि मोनोएमिन्स की बात करें तो 5ST, सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन, ये दोनों की दोनों क्या हो गया? डिक्रीज। पहला क्वेश्चन तो आपके यही बन गया कि डिप्रेशन में कौन कौन से मोनोएमिन्स डिक्रीज होते हैं। तो योर राइट आंसर विल बी 5ST, जिसे सेरोटोनिन कहते हैं, और एक नोरेपिनेफ्रिन। यदि इन दोनों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाए आपसे तो योर राइट आंसर विल बी 5ST। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे कि ये डिक्रीज हो जाते हैं 5ST और नोरेपिनेफ्रिन। क्लियर है? अब हमें क्या करना है डिप्रेशन के अंदर, इसको हमें इंक्रीज करवाना है। क्या करवाना है? इंक्रीज करवाना है। 5ST और नोरेपिनेफ्रिन का लेवल क्या करवाना है? इंक्रीज करवाना है। इंक्रीज कब होगा? कब होगा? ताकि हम इसके जो रीअपटेक हो रहा है उसको इनहिबिट करवा दें, ठीक है, इसके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करवा दें। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इसके डिक्रीज कर सकते हैं। तो आप जानते हैं आपके न्यूरॉन्स होते हैं इस तरह से, ये न्यूरॉन्स के एंडिंग बनाया हुआ है दोनों तरफ, एक इस साइड एक इस साइड, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है, दो न्यूरॉन्स के जो जंक्शन होता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? साइनेप्स। क्या होता है वो? साइनेप्स होता है। क्लियर है? इस साइनेप्स की यहाँ पे हमें क्या करना है? न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल इंक्रीज करना है। क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो हमें क्या करना होगा? MAOI मोनो अमीनो ऑक्सीडेज जो एंजाइम है, ये क्या करता है? ये आपके टायरामिन का क्या करता है दोस्तों? डाइजेशन करवाता है, डिग्रेशन करवाता है। ये आपके GIT ट्रैक्ट में होता है, ठीक है। आपके लीवर, आपके स्टोमक, वहाँ पे क्या होता है? मोनो अमीनो ऑक्सीडेज होता है। क्या होता है दोस्तों? मोनो अमीनो ऑक्सीडेज होता है। अब इसके मेटाबॉलिज्म को क्या करना पड़ेगा? हमें इनहिबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इनहिबिट। अगर इनहिबिट कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर जो है आपके नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन, उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। एक तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि मोनो अमीनो ऑक्सीडेज को इनहिबिट करके इसके टायरामिन जो है उसके मेटाबॉलिज्म को रोक देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? 5 सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल इंक्रीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 5ST सेरोटोनिन का लेवल, और किस तरह से हम इंक्रीज कर सकते हैं? इसके रीअपटेक को इनहिबिट करके, क्योंकि जो सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ पे साइनेप्स के यहाँ पे है, ये न्यूरॉन्स के अंदर जाके वापस से ये यूज़ होगा, तो उसको क्या करेंगे? इनहिबिट कर देंगे। तो मैंने इनहिबिट का यहाँ पे साइन बनाया हुआ है, ये इनहिबिट का साइन है, ठीक है। इनहिबिट कर देंगे हम। तो इस रीअपटेक को इनहिबिट किस किस तरह से हम कर सकते हैं? कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है
जिनके थ्रू हम रीअपटेक को रोक सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रीअपटेक की वजह से क्या हो रहा है, लो लेवल हो रहा है सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का। तो इस यहाँ पे कौन सा काम करेगा, TCA ग्रुप का ड्रग, SNRI ग्रुप का ड्रग, SSRI और सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये 4 ग्रुप्स हैं। ये क्या करेंगे, ये रीअपटेक को इनहिबिट करेंगे। क्या करेंगे, रीअपटेक को इनहिबिट करेंगे। तो रीअपटेक को इनहिबिटर जैसे कि TCA, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ये ड्रग क्या करती हैं दोस्तों, ये आपके H1 जो हिस्टामिन रिसेप्टर हैं उसको ब्लॉक करेंगी, मस्करेनिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती हैं, 5-HT को भी क्या करती हैं, ये ब्लॉक करती हैं रीअपटेक को, ठीक है, और अल्फा-1 रिसेप्टर पे भी काम करती है। तो इस वजह से इनके साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा है, क्योंकि ये अदर रिसेप्टर पे भी कार्य कर रही है TCA ड्रग। क्लियर है। नेक्स्ट है SNRI की फुल फॉर्म सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ सेरोटोनिन कर लीजिए, सेरोटोनिन। SNRI का मतलब होता है सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है, करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे सेरोटोनिन कर लीजिए। नेक्स्ट है SSRI क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है किसके अंदर, डिप्रेशन के अंदर, जिसका नाम है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। देखो यहाँ पे SNRI में है, S मतलब है सेरोटोनिन, N मतलब नॉरएपिनेफ्रिन, मतलब ये सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों के दो जो न्यूरोट्रांसमीटर इफेक्ट हो रहे हैं, इन दोनों के रीअपटेक को इनहिबिट करेगी। क्लियर है। जबकि SSRI क्या करेगी, केवल और केवल सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करने वाली है। यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्टिव, S मतलब होता है सेलेक्टिव, तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। क्लियर है। ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है, वो कौन कौन सी होती है, SSRI ग्रुप की ड्रग, ये यहाँ लिखा हुआ है। तो ये सभी की सभी फ्लोक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रेलिन, सिटेलोप्राम, सिटेलोप्राम, प्रोक्सिटिन, ये सभी के सभी दोस्तों क्या है, SSRI ग्रुप की ड्रग है। नेक्स्ट है, लास्ट है सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये कौन सी होती हैं, ये केवल नॉरएपिनेफ्रिन पे कार्य करेगी, ठीक है, उसको इनहिबिट करेगी रीअपटेक को, ताकि नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल इंक्रीज हो जाए। जिसके अंदर आती है एटमोक्सिटिन और विलोक्साजिन। ये ADHD, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर में भी यूज़ में ली जाती है, जिसका नाम है सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ देखो आप, ये एक नर्व एंडिंग है, यहाँ पे मैंने लिखा है डिक्रीज BDNF फैक्टर, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर। BDNF की फुल फॉर्म होती है ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर। ये क्या होता है, ये BDNF फैक्टर क्या होता है दोस्तों, ये जब आपके ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर ये डिक्रीज हो जाते हैं 5-HT और नॉरएपिनेफ्रिन। क्लियर है, 5-HT और नॉरएपिनेफ्रिन, तो BDNF फैक्टर भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और ये मेनिया में तो क्या होता है, इंक्रीज होता है, देखने को मिलता है। और डिप्रेशन में आज का अपना टॉपिक है एंटी डिप्रेसेंट्स। तो एंटी डिप्रेसेंट्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो डिप्रेशन कंडीशन है उसको हम सोल्व कर सकें। तो डिप्रेशन में क्या होता है दोस्तों, BDNF फैक्टर डिक्रीज होता है। और क्यों डिप्रेशन में डिक्रीज होता है, ये आपको याद रखना है कि BDNF फैक्टर डिक्रीज किस में होता है, डिप्रेशन में, और इंक्रीज किस में होता है, मेनिया में। क्लियर है। अब BDNF फैक्टर जैसे डिक्रीज होता है, हमें ड्रग यूज़ करेंगे तो प्रोड्यूस एंटी डिप्रेसेंट्स इफेक्ट, ठीक है, हमें एंटी डिप्रेसेंट्स इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। तो कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि यदि आपको एंटी डिप्रेसेंट्स इफेक्ट प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा, तो 2 to 4 वीक्स। कहने का मतलब है यदि किसी के एंटी डिप्रेसेंट्स प्रिस्क्राइब की गई हैं तो उनको वर्क करने में कितना समय लगता है दोस्तों, 2 वीक्स से 6 वीक्स लगता है। ऐसा नहीं है कि आज मेडिसिन लिए और कल से ही मतलब एंटी डिप्रेसेंट्स अपना इफेक्ट शो करने लग जाएगी, ऐसा नहीं है। कम से कम 3 से 4 या 2 से 6 हफ्ता उसको चाहिए ही चाहिए। अब वो डिपेंड होता है कौन से ग्रुप की ड्रग है, किसी के अंदर 3 वीक चाहिए, किसी के अंदर 6 वीक चाहिए। तो मिनिमम 2 वीक से लेकर 6 वीक तक का टाइम पीरियड लगता है, उसे कहते हैं लैग पीरियड। क्या कहते हैं, लैग पीरियड कहते हैं। ताकि इतने टाइम में क्या होता है, प्रोड्यूस कर पाती है एंटी डिप्रेसेंट्स इफेक्ट्स को
प्रोड्यूस करने में इतना टाइम लगता है। क्लियर है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं अपन, ये सब मोनोएमीन हाइपोथेसिस लिखा हुआ है कि मोनोएमीन्स कम हो जाते हैं। एमीन्स कौन से हैं, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन। देखो यहाँ लिखा हुआ है डिप्रेशन इज ए रिजल्ट ऑफ डिक्रीज। डिप्रेशन क्यों होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन मोनोएमीन्स के डिक्रीज होने की वजह से, जैसे कि सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन इन द साइनेप्स। मैंने अभी आपको बताया ये साइनेप्स है, यहाँ पे दो न्यूरॉन्स के जंक्शन का गैप क्या होता है, स्पेस साइनेप्स होता है। क्या होता है, साइनेप्स होता है। इस साइनेप्स के यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन, और मेनली कौन सा है, सेरोटोनिन रेस्पॉन्सिबल होता है डिप्रेशन के लिए, 5-HTP जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है सेरोटोनिन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एमीन है किसके लिए, डिप्रेशन के लिए। ये आपके क्वेश्चन बन गया, एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन गया ये कि डिप्रेशन के लिए कौन सा एमीन है जो कि रेस्पॉन्सिबल है। योर राइट आंसर विल बी सेरोटोनिन। नेक्स्ट वन है सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन आर मेटाबोलाइज। ये किससे मेटाबोलाइज होते हैं, मोनोएमीन ऑक्सीडेज से। मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये दोनों के 5-HT और नॉरएपिनेफ्रिन है, ये दोनों किससे मेटाबोलाइज होते हैं, MAOI से, मोनोएमीन ऑक्सीडेज से मेटाबोलाइज होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस अब मेटाबोलाइज होगा तो क्या होगा, इसका लेवल कम हो जाता है मेटाबोलाइज होने से। ठीक है, 5-HT और नॉरएपिनेफ्रिन का मेटाबॉलिज्म करता है MAOI, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज। अब हमें क्या करना है, इसके मेटाबॉलिज्म को कम करना है, डिग्रेडेशन को कम करना है ताकि इंक्रीज हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनिबिटेड बाय MAOI, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनिबिटर्स यूज़ करेंगे, जिसके अंदर आपकी फेनिलजिन, सेलिजिलिन, आइसोकार्बाक्सिलिक, ट्रांसकेप्रोएमिन, ये सभी की सभी यूज़ में ली जाती है। और कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि रीअपटेक को रोकती हैं, जैसे कि TCA, SNRI, SSRI, ये अभी हमने बात की। नेक्स्ट बात करें TCA, ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स क्या कर रही थी दोस्तों, ये H1 को भी ब्लॉक कर रही हैं, मस्करेनिक रिसेप्टर को भी कर रही हैं, 5-HT को भी, अल्फा 1 को भी। इस वजह से TCA जो ड्रग है, ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स जो ड्रग्स हैं दोस्तों, इनका साइड इफेक्ट्स क्या है दोस्तों, ज़्यादा है। क्या है, ये जो एक ड्रग्स हैं इधर TCA, ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स, जैसे कि इमिप्रामिन, क्लोमिप्रामिन, डेसिप्रामिन, इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ज़्यादा हैं, क्योंकि ये अदर रिसेप्टर पे भी वर्क कर रही हैं। इस वजह से इनको अब यूज़ में नहीं लिया जाता इतना। नेक्स्ट है SNRI। SNRI की फुल फॉर्म सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनिबिटर्स। क्लियर है, ये क्या क्या करेंगी दोस्तों, ये सेरोटोनिन को भी ब्लॉक कर देगी और नॉरएपिनेफ्रिन को भी ब्लॉक कर देगी। इसके दोनों के रीअपटेक को नहीं होने देगी। अगर रीअपटेक नहीं होगा तो क्या होगा दोस्तों, लेवल इंक्रीज होगा, और हमें डिप्रेशन में लेवल क्या करना है, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को इंक्रीज करना है। नेक्स्ट है SSRI। SSRI की फुल फॉर्म है सिलेक्टिव सेरोटोनिन। ये केवल और केवल सेरोटोनिन का लेवल पे वर्क करेगी, उसके रीअपटेक को इनिबिट करेगी। तो ये क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं। क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं डिप्रेशन के अंदर। SSRI क्या होती हैं, ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं डिप्रेशन के अंदर। नेक्स्ट है सिलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनिबिटर भी होती है। जिस तरह से सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर होती है, उसी तरह सिलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनिबिटर भी होती हैं, जिनका नाम है एटमॉक्सिटिन और विलोक्साजिन। ये ADHD में भी यूज़ में ली जाती है। क्लियर है दोस्तों, तो ये आपका इस तरह से, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से क्या क्लासिफिकेशन है अपने एंटी डिप्रेसेंट्स का। अब बात करने वाले हैं अपन TCA। अब 1 by 1 ड्रग जो ग्रुप आपने पढ़ा, उनको हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि TCA क्या है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, इसकी ये फुल फॉर्म हो गई। अब ये कहाँ यूज़ की जाती है, ये कौन सी मेडिकल कंडीशंस में यूज़ की जाती है, साइकेट्रिक कंडीशन में यूज़ की जाती है, डिप्रेशन में, इसमें डिप्रेशन में। और ये फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन, यदि कोई फर्स्ट लाइन जिस यूज़ करेंगे, यदि वो वर्क नहीं कर रही है जब हम इसको यूज़ करेंगे। फर्स्ट लाइन क्या है, कौन सी यूज़ करेंगे दोस्तों, SSRI, क्योंकि SSRI क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ देखो लिखा है अच्छे से कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर OCD में भी कौन सी होती है, SSRI, और डिप्रेशन में भी क्या होती है, SSRI। तो टिपिकल डिप्रेशन यदि है पेशेंट को, दोस्तों हमने डिप्रेशन को अच्छे से टिपिकल एटिपिकल ये समझाया हुआ है आपको। आप क्लास वॉच कीजिए डिप्रेशन, इससे पहले आपको मिल जाएगा
टी नर्सिंग क्लासेस पे। तो डिप्रेशन यदि टिपिकल टाइप का है, टिपिकल टाइप का कहने का मतलब है पेशेंट जिन काम एनीडोनिया पेशेंट को होने लग जाएगा, जिन काम को पहले वो अच्छा लगता था करने में वो उसको नहीं लगेगा, तो वो क्या होता है, डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं। और कौन कौन से होते हैं दोस्तों बताइए कि डिप्रेशन के क्या क्या होते हैं। इंटरेस्ट कम हो जाना, एनीडोनिया, डिप्रेस्ड मूड रहना, पिछले 2 वीक से यदि किसी का मूड क्या है, डिप्रेस है, और एनर्जी लेवल क्या है, डिक्रीज है, ठीक है। अच्छे से स्लीप, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग देखने को मिलता है, सुबह 2 आवर पहले ही बंदा उठ जाता है, कंसंट्रेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं। ये सभी के सभी क्या है, टिपिकल डिप्रेशन के सिम्टम्स मैंने आपको भी बताए। तो ऐसी कंडीशन में हम TCA यूज़ करते हैं। अब इस TCA के अंदर हम पढ़ते हैं एक ड्रग जिसका नाम है क्लोमिप्रामिन। क्या नाम है दोस्तों, क्लोमिप्रामिन। क्लोमिप्रामिन क्या है दोस्तों, ये मैक्सिमम 5-HT सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा किस पे कार्य करती है, सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करती है। और ये यूज्ड फॉर रेसिस्टेंट OCD, किसमें, रेसिस्टेंट OCD में भी यूज़ ली जाती है। कहने का मतलब है यदि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर दोस्तों आपको अच्छे से करवाया हुआ है, एक प्रकार का थॉट डिसऑर्डर है, थिंकिंग डिसऑर्डर है। ये आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में वॉच कर सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, वहाँ पे भी मैनेजमेंट सहित सब क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में OCD के रिगार्डिंग कितने क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए सब बताया गया। तो OCD यदि रेजिस्टेंट वाला है, मतलब OCD के अंदर देखो ड्रग ऑफ चॉइस होती है SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। यदि ये SSRI ग्रुप की ड्रग फेल हो जाती हैं, उनसे पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है यदि, तब हम क्या करेंगे, इस पेशेंट में क्लोमिप्रामिन यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, क्लोमिप्रामिन यूज़ करेंगे, क्योंकि ये क्या करती है, मैक्सिमम 5-HT सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। ये ज़्यादा से ज़्यादा सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करती है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, यूज फॉर रेसिस्टेंट OCD में भी यूज़ करते हैं। किसमें, रेसिस्टेंट OCD में भी यूज़ की जाती है क्लोमिप्रामिन ड्रग। नेक्स्ट है डेसिप्रामिन। डेसिप्रामिन जो TCA ग्रुप की ड्रग है, ये क्या है, कोजेज मैक्सिमम नोरेपिनेफ्रिन एंड डोपामिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये ज़्यादा क्या करती है, नोरेपिनेफ्रिन और डोपामिन के लेवल को, रीअपटेक को इनहिबिट करती है, जिससे कि नोरेपिनेफ्रिन और डोपामिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा पेशेंट के अंदर। क्लियर है। अब ये यूज़ कहाँ की जाती है, ज़्यादातर कोकेन डिपेंडेंस में, जो पेशेंट कोकेन पे डिपेंड हो जाते हैं उनके अंदर हम डेसिप्रामिन यूज़ करेंगे। और ये मोस्ट लिथल TCA है, यदि हम ज़्यादा दे देंगे पेशेंट को, ओवरडोजिंग कर देंगे, डेसिप्रामिन को ज़्यादा टेबलेट ले लेगा, तो उसके लिए मोस्ट लिथल साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, मतलब उसके अंदर डेथ के चांस बढ़ जाएंगे पेशेंट के अंदर, यदि ज़्यादा ले लेगा तो ये ड्रग। नेक्स्ट है इमिप्रामिन। जी हाँ दोस्तों, आपके नर्सिंग के अंदर काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, मेनी टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीटेड आस्किंग क्वेश्चन है। इमिप्रामिन ये किसके लिए यूज़ की जाती है, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, यदि बच्चा 5 साल का हो चुका है, उसके बाद में भी यदि वो नाइट टाइम में अपने क्लोथ्स को, लिनिन को सोइलिंग कर रहा है, ठीक है, वेटिंग कर रहा है, गीला कर रहा है, यूरिन पास आउट कर रहा है नाइट टाइम में, वो भी कब, 5 साल के बाद में भी, तो उसे क्या कहते हैं हम, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। क्लियर है। रात को भी अपना बेड गीला कर देता है, ठीक है, 5 साल के बाद में भी, तो उसको नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस कहते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों पहले यूज़ की जाती थी इमिप्रामिन, ठीक है, बट अब हम डेस्मोप्रेसिन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन क्या होती है, जो आपका ADH हार्मोन है उसको क्या करवाती है, सीक्रेट करवाती है। क्या करती है, सीक्रेट, डेस्मोप्रेसिन, ताकि अपना जो यूरिन है वो नाइट टाइम में पास आउट नहीं होगा, एब्जॉर्ब करवा लेगी। डेस्मोप्रेसिन क्या आपके जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करवा लेगी नेफ्रॉन्स के यहाँ पे। क्लियर है दोस्तों। तो ये हम आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि इमिप्रामिन
किस में यूज़ की जाती है? इमिप्रामिन एक प्रकार की ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इमिप्रामिन कौन सी ग्रुप की ड्रग है? एक प्रकार की एंटी डिप्रेसेंट है। एंटी डिप्रेसेंट के अंदर TCA ग्रुप की ड्रग है। TCA ग्रुप के अंदर अब बात करें तो इमिप्रामिन कहाँ यूज़ की जाती है? नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस में यूज़ की जाती है, बट ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। केवल और केवल मैंने यहाँ लिखा है यूज्ड, ना कि मैंने ये लिखा है कि ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस होती है डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन एक प्रकार की शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। लॉन्ग एक्टिंग की बात करें तो ऑक्सीब्यूटेनिन यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीब्यूटेनिन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो एमिट्रिप्टिलिन, ये मोस्ट इफेक्टिव TCA है किसके लिए? न्यूरोपैथिक पेन। किसी पेशेंट के अंदर न्यूरोपैथिक पेन है, यदि नर्व से रिलेटेड यदि पेन रहता है तो उसके अंदर मोस्ट इफेक्टिव ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। कौन सी? एमिट्रिप्टिलिन। नेक्स्ट है नोरट्रिप्टिलिन, ये किसके लिए यूज़ की जाती है? स्मोकिंग डिपेंडेंस, यदि कोई पेशेंट स्मोकिंग करता है, उस पर डिपेंड हो जाता है, तो उसको हम TCA ग्रुप की कौन सी ड्रग दे सकते हैं दोस्तों? नोरट्रिप्टिलिन। नोरट्रिप्टिलिन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से डॉक्सीपिन होती है, DOX-EPIN डॉक्सीपिन, ये H1 ब्लॉकर होती है बट यूज्ड एज ए TCA ग्रुप की तरह हम यूज़ करते हैं डॉक्सीपिन को। एमोक्सीपिन होती है, लोक्सापिन होती है। दोस्तों ये सभी की सभी क्या है? ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के अंदर आती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि क्या साइड इफेक्ट होते हैं इनके, क्योंकि TCA ग्रुप की ड्रग क्या करती है? अदर रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती है। यहाँ मैंने लिखा है ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ अदर रिसेप्टर्स, तो इसी वजह से अदर्स रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं। साथ के साथ ये सेरोटोनिन को लेवल को तो रीअपटेक को इनहिबिट कर ही रही है, साथ के साथ ये क्या करती है? मस्करेनिक रिसेप्टर को भी क्या कर रही है? ये ब्लॉक कर रही है। इस वजह से हमारी जो प्यूपिल है वो क्या हो जाती है? डायलेट हो जाती है। माइड्रियासिस का मतलब होता है प्यूपिल का डायलेट होना, और प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्ट होना क्या कहलाता है दोस्तों? मायोटिक्स। ऐसी ड्रग्स जो मायोटिक्स होती हैं, ठीक है, और ऐसी ड्रग जो माइड्रियासिस होती है, क्या होती है? माइड्रियासिस। क्लियर है? तो मायोटिक ड्रग कौन सी होती है? जैसे पिलियोकार्पिन, वो क्या है? मायोटिक ड्रग है। तो पिलियोकार्पिन को हम किस में यूज़ करते हैं दोस्तों? ग्लूकोमा में, पिलियोकार्पिन, ठीक है। और माइड्रियासिस ड्रग को क्या करते हैं? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, कभी भी नहीं देते हैं। ग्लूकोमा वाले पेशेंट के अंदर माइड्रेटिक ड्रग नहीं देते हैं। तो एट्रोपिन क्या है दोस्तों? एट्रोपिन क्या है? एक प्रकार का माइड्रेटिक ड्रग, डायलेट करता है प्यूपिल को। जब भी आप एग्जामिनेशन करते हैं, ऑप्थेल्मोस्कोपी करते हैं, आई का एग्जामिनेशन करते हैं, तब आप माइड्रेटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं ताकि आप डायलेट कर सकें इजीली, आइस के अंदर के जो स्ट्रक्चर है उनको विजुअलाइज कर सकें। तो माइड्रेटिक ड्रग यूज़ की जाती है, ठीक है। बट माइड्रेटिक ड्रग हमें क्लोज एंगल ग्लूकोमा में बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो इसकी और ज़्यादा सीवियरिटी को इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन करवाता है, क्योंकि ये जो TCA ग्रुप की ड्रग है, ये मस्करेनिक जो रिसेप्टर होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, उसको ब्लॉक कर देती है। तो मस्करेनिक रिसेप्टर ब्लॉक होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, यूरिन रिटेंशन देखने को मिलता है, मतलब जो यूरिन पास नहीं हो पाएगा, ठीक है, स्टूल पास नहीं हो पाएगा, और प्यूपिल डायलेट हो जाएगी। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया हुआ है दोस्तों कि माइड्रेटिक का मतलब क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि प्यूपिल को डायलेट करना माइड्रेटिक होता है। डी आ रहा है ना इसमें, माइड्रेटिक में डी से याद रखना है डायलेट। माइड्रेटिक ड्रग्स क्या करती हैं? डायलेट करती हैं। और क्या बोलते हैं आपके मायोटिक ड्रग क्या करती हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट करती है प्यूपिल को। बात करें नेक्स्ट H1 रिसेप्टर, जो स्टामिनिन रिसेप्टर है उसको भी ब्लॉक करती हैं TCA ग्रुप की ड्रग, तो उस वजह से सेडेशन देखने को मिलता है, ठीक है। पेशेंट सुस्त रहता है, नींद जैसे उसको लगता है नींद आने वाली है। नेक्स्ट है 5-HT पे भी ब्लॉक कर देता है ये। इस वजह से ओबिसिटी दोनों की वजह से H1 पे भी कार्य कर रहा है, 5-HT भी कर रहा है, इसलिए इन दोनों की वजह से इन दोनों पे काम कर रहा है, इसलिए एपिटाइट बढ़ जाती है। पेशेंट को ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा खाएगा तो मोटा हो जाएगा, ठीक है। जो जिन पेशेंट के अंदर TCA ग्रुप की ड्रग चलती है वो आपको देखने को मिलेगा, वो ज़्यादा सोएगा और ज़्यादा खाना खाएगा तो वो मोटा हो जाएगा, ओबिसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट है अल्फा-1 ब्लॉकर भी है ये। क्या है ये? अल्फा-1 रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देती है। तो इस वजह से क्या होता है दोस्तों? पोस्चुरल हाइपोटेंशन। क्या होता है? पोस्चुरल हाइपोटेंशन देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, BP का लो हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी। यदि किसी पेशेंट को आप
TCA ग्रुप की ज़्यादा ओवरडोज कर दो या पेशेंट ज़्यादा ले लेगा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग, जैसे कि आपने एग्जांपल पढ़ा है इमीप्रामिन, डेसिप्रामिन, क्लोमिप्रामिन, नोरट्रिप्टिलिन, नेमिट्रिप्टिलिन, यदि ये ड्रग्स ज़्यादा यदि कंज्यूम कर लेगा पेशेंट तो उसके अंदर टॉक्सिसिटी हो जाएगी। और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर TCA टॉक्सिसिटी क्या है, एग्जाम में इस तरह से आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि TCA टॉक्सिसिटी यदि हो जाती है किसी पेशेंट के अंदर तो उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा। तो ड्रग ऑफ चॉइस से आपको पता है हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो उसके अंदर यहाँ पे राइट आंसर रहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या रहेगा दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करेंगे यदि किसी के अंदर TCA टॉक्सिसिटी यदि देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करेंगे मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनिबिटर्स, MAOI, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। MAOI मोनो एमिनो ऑक्सीडेज क्या था, एक प्रकार का एंजाइम था। ये क्या करवा था दोस्तों, मेटाबॉलिज्म करवा रहा था 5-HT और नॉरएपिनेफ्रिन का। तो यदि मेटाबॉलाइज होगा तो उसकी लेवल कम हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, मेटाबॉलिज्म को रोकना है, तो हम इनिबिटर्स यूज़ करेंगे। तो इसका नाम रखा गया मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनिबिटर। तो ये सबसे कहाँ यूज़ किया जाता है मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनिबिटर, ये मोर इफेक्टिव इन एटिपिकल डिप्रेशन। जी हाँ दोस्तों, एटिपिकल डिप्रेशन के अंदर यूज़ किया जाता है मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनिबिटर। आपको एटिपिकल डिप्रेशन अच्छे से पढ़ाया गया था, याद कीजिए, प्रीवियस क्लास को वॉच कीजिए। एटिपिकल डिप्रेशन में मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर TCA ग्रुप की ड्रग इफेक्टिव नहीं होती है, हम मोनो एमिनो यूज़ करते हैं और SSRI यूज़ करते हैं। क्लियर है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है एटिपिकल डिप्रेशन के अंदर। एटिपिकल डिप्रेशन क्या होता है दोस्तों, मैंने उसके अंदर आपको बताया था, याद कीजिए, हाइपरफेगिया देखने को मिलता है, पेशेंट ज़्यादा खाना खाएगा, ओबिसिटी देखने को मिलेगा, हाइपरसोमनिया होगा, ज़्यादा सोएगा। उसके अंदर लेडन पैरालिसिस क्या होता है, पेशेंट को लगता है उसकी बॉडी क्या हो चुकी है, हैवी हो चुकी है, वो होता है लेडन पैरालिसिस। और पेशेंट इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी ज़्यादा होता है, पेशेंट को छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। तो ये सभी के सभी सिम्टम्स हैं एटिपिकल डिप्रेशन के। तो यदि किसी के एटिपिकल डिप्रेशन है तो उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है MAOI, ठीक है, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनिबिटर। ये पहले यूज़ करते थे, बट अब क्या यूज़ करते हैं, SSRI यूज़ करने लग गए, ठीक है। तो SSRI और MAOI दोनों के दोनों किस में यूज़फुल है, आपके एटिपिकल डिप्रेशन में। सेकेंड लाइन ड्रग यूज़ की जाती है, सेकेंड लाइन ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है, फर्स्ट कौन सी है, SSRI, सेकेंड कौन सी है, MAOI। बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे। साइड इफ़ेक्ट से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनिबिटर के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो पहला साइड इफ़ेक्ट है हेपेटोटॉक्सिसिटी, ये आपकी जो लीवर है उसको टॉक्सिसिटी करती है, क्लियर, लीवर को नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट है चीज़ रिएक्शन, आप यहाँ पे 5 स्टार लगा लीजिए कि MAOI मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आया दोस्तों आपके, मैंने अभी जितने भी पेपर हैं उनको ऑब्जर्व किया तो उसमें देखा गया यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर में कौन सी रिएक्शन देखने को मिलती है, चीज़ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, चीज़ रिएक्शन। दोस्तों चीज़ के अंदर क्या होता है, टायरामीन होता है, और इस टायरामीन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता क्योंकि ये जो मोनो एमिनो ऑक्सीडेज एंजाइम है आपके GIT के अंदर, उसको हम इनहिबिट कर चुके हैं। क्या, ऐसी ड्रग यूज़ कर रहे हैं जो कि क्या कर रही है, जो मोनो एमिनो ऑक्सीडेज एंजाइम है उसको इनहिबिट कर रही है। तो मोनो एमिनो ऑक्सीडेज क्या कर रहा था आपके, जब आप कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ को, कंज्यूम विथ चीज़, तो टायरामीन जो है आपके चीज़ के अंदर क्या होता है दोस्तों, टायरामीन होता है। तो टायरामीन मेटाबोलाइज नहीं हो पाता, तो टायरामीन ज़्यादा हो जाएगा तो दोस्तों क्या होता है, उस वजह से नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। टायरामीन की वजह से नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ जाता है और उस वजह से हाइपरटेंशन क्राइसिस देखने को मिलती है। क्या, हाइपरटेंशन क्राइसिस। तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस की वजह से पेशेंट के अंदर ऑक्सीपिटल हेडेक देखने को मिलेगा। जो आपके पीछे का हेड है, ऑक्सीपिट बोन कहाँ होती है दोस्तों, आपकी बैक साइड में होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, हेडेक होता है, ऑक्सीपिटल हेडेक होता है, पाल्पिटेशन होता है, स्टिफ नेक, एकदम स्टिफ हो जाती है, ठीक है, स्टिफनेस देखने को मिलती है नेक के अंदर। तो इस वजह से इसके अंदर इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, IV रूट के थ्रू फेंटोलेमिन यूज़ करते हैं। क्या, फेंटोलेमिन,
और नेफिडिपिन भी यूज़ कर सकते हैं। एंड करके यहाँ लिख लीजिए नीचे नेफिडिपिन। तो फेंटोलेमिन और नेफिडिपिन यूज़ की जाती हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्यों होता है दोस्तों? टायरामिन का लेवल ज़्यादा होने की वजह से। यदि पेशेंट MAOI है, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग ले रहा है यदि पेशेंट, तो उसको हम कहेंगे टायरामिन फूड आपको नहीं खाने हैं। टायरामिन फूड को क्या करना है? अवॉइड करना है। मैंने लिखा है, ये लिखा हुआ है, देखो बीच में लिखा है अवॉइड्स। टायरामिन फूड्स को क्या करना है? अवॉइड्स करना है। तो कौन कौन से होते हैं टायरामिन फूड दोस्तों? वाइन होती है, बियर होती है, चीज़, इसलिए ये नाम पड़ गया चीज़ रिएक्शन। चिकन, पिकल, चॉकलेट, सलामी क्या है? एक प्रकार की फ़िश है, ये नहीं खानी है। बनाना, ड्राइड फिश, सूखी मछली, शोर क्रीम, खट्टी क्रीमें, ये सब को क्या करना है? हमें अवॉइड करना है। ये सभी के सभी टायरामिन फूड्स हैं, इनके अंदर टायरामिन ज़्यादा होता है। यदि MAOI ग्रुप की ड्रग ले रहा है पेशेंट, तो टायरामिन फूड को क्या करना है? अवॉइड करना है। अवॉइड करने से क्या होगा? पेशेंट के अंदर हाइपरटेंसिव क्राइसिस नहीं होगा और पेशेंट के अंदर ऑक्सीपिटल हेडेक नहीं होगा, पाल्पिटेशन नहीं होगा, टेकिकार्डिया, टेकिनिया, ये सब दूर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे एडवर्स इफेक्ट। और कौन सा एडवर्स इफेक्ट होता है दोस्तों? एक होता है सेरोटोनिन सिंड्रोम। क्या होता है? सेरोटोनिन सिंड्रोम भी होता है। किसकी वजह से? MAOI की वजह से सेरोटोनिन सिंड्रोम भी देखने को मिलता है। ठीक है, सेरोटोनिन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? देखो यहाँ देखिए, MAOI मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर जिनकी चलती है, तो ये मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर क्या होती है? कॉन्ट्रा इंडिकेटर होती है। किसके साथ में? इनको कभी भी SSRI के साथ में, SNRI के साथ में, TCA ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स, एम्फिटामाइन, ओपियोइड्स जैसे कि पैथिडीन और ट्रामाडोल, इन ड्रग्स के साथ में कभी भी मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो ड्रग है आपकी, फेनिलजिन, सेलिजिलिन, आइसोकार्बाजिस्ट, ये सभी MAOI ग्रुप की ड्रग्स होती हैं, तो उनके साथ कभी भी ये नहीं देते हैं। ठीक है, SSRI, SNRI, TCA इनके साथ नहीं देना है। यदि हम MAOI ग्रुप की ड्रग्स को SSRI, SNRI, TCA ग्रुप, एम्फिटामाइन, ओपियोइड्स इनके साथ यदि दे देंगे तो सेरोटोनिन का लेवल क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये सभी की सभी ड्रग्स क्या कर रही हैं? सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज कर रही हैं, तो इस वजह से सेरोटोनिन सिंड्रोम नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? सेरोटोनिन सिंड्रोम। पेशेंट के अंदर सेरोटोनिन लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी? सीवियर मसल रिजिडिटी हो जाएगा, हाइपरथर्मिया, पेशेंट के अंदर टेम्परेचर लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ट्रीमर देखने को मिलेगा, पेशेंट के अंदर हाथ और जो पैर है उनके अंदर कंपन देखने को मिलेगा, टेकिकार्डिया हो जाएगा, इनकी BP भी बढ़ जाएगा, एकाथीसिया हो जाएगा। एकाथीसिया मतलब होता है रेस्टलेसनेस, पेशेंट को आराम नहीं मिलेगा, पूरे दिन ऐसे थका थका रहेगा। और अब बात करें इसके अंदर ट्रीटमेंट, सेरोटोनिन सिंड्रोम यदि किसी के अंदर हो जाता है, और ये क्यों होता है दोस्तों? यदि आप MAOI ग्रुप के साथ में SSRI, SNRI, TCA दे दोगे तो पेशेंट के अंदर सेरोटोनिन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमें कभी भी MAOI ग्रुप को SSRI, SNRI, TCA ग्रुप के साथ नहीं देना है। क्लियर है? तो यदि बात करें, यदि माइल्ड सिम्टम है, यदि सेरोटोनिन सिंड्रोम के, सिंड्रोम क्या होता है दोस्तों? ग्रुप ऑफ सिम्टम। यदि एक या एक से ज़्यादा सिम्टम्स किसी पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे तो हम उसे सिंड्रोम कह देंगे। क्या कह देंगे? सिंड्रोम कह देंगे दोस्तों। ग्रुप ऑफ सिम्टम इज नाउन एज सिंड्रोम। तो सेरोटोनिन सिंड्रोम में सेरोटोनिन लेवल ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से सीवियर मसल रिजिडिटी, हाइपरथर्मिया, ट्रीमोर, टेकिकार्डिया, BP इंक्रीज, ये सब देखने को मिल रहा है। यदि ये माइल्ड फॉर्म के हल्के हल्के हो रहे हैं तो हम बेंजोडाइजिपिन्स यूज़ करेंगे, और यदि मॉडरेट टू सीवियर हो रहे हैं तो सिप्रोहेप्टाडिन और क्लोरप्रोमाजिन यूज़ करना है। क्लियर है? माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में, और माइल्ड कंडीशन में बेंजोडाइजिपिन्स यूज़ करनी है। तो इस तरह से ये सेरोटोनिन सिंड्रोम है, सेरोटोनिन लेवल ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से ये इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं। ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट है SSRI। जी हाँ दोस्तों, SSRI सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है आपके डिप्रेशन में, मतलब मेन ड्रग है ये ग्रुप आपको पढ़ना ही जरूरी है बहुत।
SSRI ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है डिप्रेशन में, चाहे टिपिकल हो, चाहे टिपिकल डिप्रेशन हो, चाहे एटिपिकल डिप्रेशन हो। और ड्रग ऑफ चॉइस कहाँ होती है ये? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी। किसमें? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का मतलब होता है मेंसेस आने से पहले फीमेल के अंदर क्या देखने को मिलते हैं? मूड चेंजेस देखने को मिलते हैं, सैडनेस, डिप्रेस, इस तरह से देखने को मिलता है, तो उसे कहते हैं चिड़चिड़ापन। ये सब क्या होता है? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है। तो इसके अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस होती है SSRI ग्रुप की ड्रग्स। देखें ड्रग ऑफ चॉइस कहाँ होती है? और ये न्यूरोसिस के अंदर। देखो आप साइकेट्रिक के अंदर दो कंडीशन पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं साइकोसिस और एक पढ़ते हैं न्यूरोसिस। साइकोटिक कंडीशंस में क्या होता है दोस्तों? पेशेंट की जो जजमेंट है, इनसाइट है, इनसाइट क्या होती है? एब्सेंट हो जाती है। मतलब पेशेंट को खुद की जो कंडीशंस है उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होता है, उसको नहीं पता हो कि मेरे डेल्यूजन है, एलुसिनेशन है, उसके बारे में नहीं पता होता। नेक्स्ट है न्यूरोसिस कंडीशन कौन सी होती है? जैसे कि फियर, एंजाइटी, OCD, फोबिया, PTSD, ईटिंग डिसऑर्डर हो गए आपके, जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ये सभी के सभी क्या है? न्यूरोटिक कंडीशंस है। तो इनमें पेशेंट की इनसाइट क्या होती है? प्रेजेंट होती है। क्या होती है? प्रेजेंट होती है। पेशेंट को खुद को पता होता है खुद की कंडीशन के बारे में, सिचुएशन के बारे में। दोस्तों ये सभी के सभी आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर मिल जाएंगे अपने TN नर्सिंग क्लासेस पे। OCD, फोबिया, बुलिमिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये सब आपको कवर करवाया गया है। आप अच्छे से रीड कर लीजिए, मैनेजमेंट, क्वेश्चन सब कुछ करवा दिया गया है इनका। आप ये क्लासेस को अटेंड कीजिए, वॉच कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो भी अपनी प्रिपरेशन को अच्छी कर पाएँ इसलिए। नेक्स्ट है कैन बी यूज्ड इन पोस्ट मिनोपेजल हॉट फ्लैशेस। आपने पढ़ा होगा कि मिनोपोज हो जाता है, जो 40 से 45 साल के बाद में क्या होता है इंडियन फीमेल्स के अंदर, 45 एज के बाद क्या होता है? मेंसेस बंद हो जाता है। 45 एज के बाद क्या होता है? सीजेशन हो जाता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो सीजेशन हो जाती है, बंद हो जाती है। तो उस दौरान हॉट फ्लैशेस फील होता है, मतलब हॉट फ्लैशेस फील होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या यूज़ करते हैं अपन? ड्रग ऑफ चॉइस होती है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्लियर है? बट हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड इन, जो SSRI ग्रुप की ड्रग है हम पोस्ट मिनोपेजल हॉट फ्लैशेस में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कैन बी यूज इन पोस्ट मिनोपोजल हॉट फ्लैशेस। और जबकि ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? HRT, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। जैसे भी आपने पढ़ा होगा टेमोक्सिफेन, ठीक है, ये क्या होती है? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। एस्ट्रोजन को लेवल जो बढ़ाए उसको कहते हैं हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब बात करें कि SSRI ग्रुप की ड्रग कौन कौन सी होती हैं? फ्लोक्सिटिन होती है। फ्लोक्सिटिन, क्या नाम है? फ्लोक्सिटिन। और फ्लोक्सिटिन बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, SSRI ग्रुप की ड्रग है, मेन ड्रग है ये लॉन्ग एक्टिंग होती है दोस्तों। कैसी होती है? लॉन्ग एक्टिंग होती है, ये लंबे समय तक कार्य करती है, इसका मतलब ये होता है। और नो विड्रॉल सिम्टम, इसके विड्रॉल सिम्टम नहीं होती। विड्रॉल सिम्टम का मतलब होता है जब आप इस पेशेंट फ्लोक्सिटिन ड्रग को लेना बंद कर देगा तो पेशेंट के अंदर इतने सिम्टम नहीं देखने को मिलेंगे। विड्रॉल सिम्टम क्या होते हैं दोस्तों? जैसे कि एंजाइटी होना, नींद नहीं आना, इंसोम्निया हो गया, इरिटेबिलिटी हो गई, ये सभी के सभी विड्रॉल सिम्टम होते हैं। तो फ्लोक्सिटिन और एक होती है डुलोक्सिटिन, फ्लोक्सिटिन और डुलोक्सिटिन की वजह से मिनिमम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? फ्लोक्सिटिन और डुलोक्सिटिन की वजह से मिनिमम विड्रॉल सिम्टम देखने को मिलते हैं। और फ्लोक्सिटिन लॉन्ग एक्टिंग होती है दोस्तों, क्लियर है? और फ्लोक्सिटिन हम क्या करते हैं? वीकली देते हैं। क्या देते हैं? वीकली 90 mg का कैप्सूल आता है, हम वीकली ही देते हैं ये ड्रग। ठीक है, डेली पेशेंट को फ्लोक्सिटिन नहीं दी जाती है, ये वीकली दी जाती है। एकमात्र ऐसी SSRI ग्रुप की ड्रग है जो वीकली दी जाती है कैप्सूल फॉर्म में 90 mg। क्लियर है? नेक्स्ट बात, क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग होती है, कितनी होती है? लॉन्ग एक्टिंग होती है। इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? 50 आवर्स होती है। क्लियर है? नेक्स्ट है फ्लोक्सिमिन। फ्लोक्सिमिन किसके अंदर प्रीफर्ड है? ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। OCD और एंजाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और एंजाइटी के अंदर प्रीफर्ड ड्रग होती है फ्लोक्सिमिन। नेक्स्ट है सिटिलोप्राइम। सिटिलोप्राइम किस में देते हैं? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में, PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के अंदर सिटिलोप्राइम देंगे। सिटिलोप्राइम किस में देते हैं? ये मोस्ट स्पेसिफिक SSRI है,
यदि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए मोस्ट स्पेसिफिक SSRI कौन सी है, तो वह ES-citalopram। नेक्स्ट है प्रोक्सिटिन। प्रोक्सिटिन से क्वेश्चन आए हुए दोस्तों आपके, ये क्या है, रिस्क ऑफ मैक्सिमम इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन समझते हैं आप, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ये दोनों टॉपिक आपको कवर करवा दिए गए हैं। आप वॉच कीजिए अच्छे से कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्या होता है। ठीक है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्या होता है दोस्तों, T20 मैच होता है। ठीक है, T20 मैच जैसे होता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, मैच स्टार्ट ही नहीं हो पाता। ठीक है, क्रिकेट खेल ही नहीं पाता, तो वो होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। नेक्स्ट है टेराटोजेनिक। ये बहुत ज़्यादा टेराटोजेनिक होती है। पेरोक्सिटिन ड्रग क्या होती है, बहुत ज़्यादा टेराटोजेनिक ड्रग होती है। ये नहीं दी जाती, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी के टाइम में। क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। इसलिए हम सर्ट्रेलिन जो ड्रग हमने आपको बताया स्टार्टिंग में ग्रुप के अंदर, सर्ट्रेलिन ड्रग क्या होती है, सेफ होती है प्रेगनेंसी के अंदर। और ये क्या करती है, H1 ब्लॉकर, स्टामिन को भी ब्लॉक करती है ये पेरोक्सिटिन ड्रग। इसलिए सेडेशन करती है, क्या करती है पेशेंट के अंदर, सेडेशन करती है। इसलिए ये ड्रग कब दी जाती है, नाइट टाइम। ओनली SSRI, ऐसी SSRI ग्रुप की ये ड्रग है जो नाइट टाइम दी जाती है। ठीक है, और जो MAOI ड्रग अपन ने पढ़ी है अभी, ये MAOI ड्रग मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ये भी दोस्तों ड्रोजीनेस करती है। क्या करती है, ड्रोजीनेस करती है। मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स की जो ड्रग्स हैं ये ड्रोजीनेस करती है पेशेंट के अंदर। इसलिए इनको भी हम नाइट टाइम ही देते हैं। क्या देते हैं, नाइट टाइम ओडी दी जाती है, एक बार दी जाती है पूरे दिन में, और नाइट टाइम हम प्रिस्क्राइब करते हैं ये ड्रग्स। ठीक है, MAOI ग्रुप्स की ड्रग्स। बात करेंगे SSRI ग्रुप की ड्रग जो कि नाइट टाइम में दी जाती है, उसका नाम है प्रोक्सिटिन। और ये बहुत ज़्यादा टेराटोजेनिक होती है प्रेगनेंसी के अंदर। टेराटोजेनिक का मतलब होता है दोस्तों, प्रेगनेंसी के टाइम यदि जो बच्चा है उसको यदि नुकसान पहुंचाए ड्रग, ठीक है, प्लेसेंटा को, बैरियर को क्रॉस करके बच्चे को नुकसान पहुंचाए, तो बच्चे के जो ऑर्गन है वो नहीं बन पाएंगे अच्छे से, तो इसका मतलब होता है टेराटोजेनिक। ठीक है, पेरोक्सिटिन किस में यूज़ की जाती है, डिप्रेशन में, और जिसको क्या हो, नींद नहीं आती हो, ऐसा पेशेंट जिसके डिप्रेशन हो, साथ के साथ एसोसिएटेड विद, A/W लिखा मतलब होता है एसोसिएटेड विद इंसोम्निया। यदि पेशेंट डिप्रेशन है और उसको नींद नहीं आती है बिल्कुल भी, तो हम ऐसे पेशेंट के अंदर प्रोक्सिटिन यूज़ करते हैं। और ये पेशेंट के अंदर क्या करेगी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन करेगी। ठीक है, वो क्रिकेट मैच नहीं खेल पाएगा फिर। इसका मतलब समझ, आप इसके जो क्लास है उसको वॉच कीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है शॉर्ट एक्टिंग SSRI है, मतलब ये बहुत कम समय के लिए काम करती है, इसका ज़्यादा समय तक इफेक्ट नहीं दिखाती प्रोक्सिटिन। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ विड्रॉल सिम्टम। इस ड्रग से विड्रॉल सिम्टम ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक तो वेनलफेक्जिन ड्रग होती है, एक प्रोक्सिटिन होती है। ये दोनों की दोनों मैक्सिमम विड्रॉल सिम्टम शो करती हैं। कहने का मतलब है पेशेंट को एकदम से ये स्टॉप नहीं करनी। ये मेडिसिन यदि किसी पेशेंट के चला दिया आपने, स्टार्ट कर दिए पेरोक्सिटिन, तो जब भी आप उसको, यदि मान लो उसकी डोज खत्म हो गई है, तो उसको तुरंत उसको अवेलेबल करवाना है। यदि पेशेंट मेडिसिन नहीं लेगा तो पेशेंट के अंदर एंजाइटी, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे SNRI, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, SNRI, जो कि क्या करेगी, दोनों पे कार्य कर रही है, दोनों न्यूरोट्रांसमीटर के रीअपटेक को इनहिबिट कर रही है, जिससे दोनों के लेवल इंक्रीज हो जाएंगे। ये बेटर होती है किससे, TCA, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट से बेटर होती है SNRI ग्रुप की ड्रग। बिकॉज जो SNRI है, बिकॉज दे डू नॉट ब्लॉक अदर रिसेप्टर। TCA वाली जो क्या है दोस्तों, हमने आपको बताया था, जो TCA ग्रुप की ड्रग है वो मस्करेनिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर रही है, H1 रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर रही है, मतलब अल्फा-1 रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर रही है, जिसकी वजह से पोस्चुरल हाइपोटेंशन देखने को मिल रहा था। मतलब TCA ग्रुप की क्या कर रही है, TCA ग्रुप की जो ड्रग्स है अदर रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती है, इसलिए TCA ग्रुप की क्या है, साइड इफेक्ट ज़्यादा है। क्लियर है। तो इस वजह से SNRI क्या है, केवल और केवल सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के रिसेप्टर को रीएप्टेक को इनहिबिट कर रही है, इसलिए इसके साइड इफेक्ट कम है। तो इसलिए TCA ग्रुप से ज़्यादा बेटर होती है SNRI। तो SNRI ग्रुप की ड्रग कब यूज़ करते हैं हम, डिप्रेशन के अंदर करते हैं। डिप्रेशन के अंदर, वो भी टिपिकल के अंदर, फर्स्ट लाइन होती है ये, मतलब सबसे पहले हम यूज़ करते हैं ये क्या करते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर भी यूज़ करेंगे, हॉट फ्लैशेस के अंदर भी यूज़ करेंगे।
तो एक एज ए फर्स्ट लाइन ड्रग यूज़ करते हैं डिप्रेशन के अंदर। फर्स्ट लाइन जैसे कि एसएसआरआई सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर भी क्या करती है, सेरोटोनिन लेवल को हाई करती है, और एसएनआरआई भी करती है। तो एसएसआरआई और एसएनआरआई क्या दोनों फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं डिप्रेशन के लिए। क्लियर है। अब कौन कौन सी होती हैं ड्रग्स एसएनआरआई ग्रुप की? वेनिलफेक्सामिन क्या होती है? एसएनआरआई ये सेरोटोनिन लेवल को भी बढ़ाएगी और ये नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को भी इंक्रीज करेगी, दोनों के लेवल को इंक्रीज करती है। ये फर्स्ट लाइन ड्रग होती है डिप्रेशन के अंदर वेनिलफेक्सिन। ये वेरी शॉर्ट एक्टिंग है और मतलब छोटे कम समय के लिए काम करती है ये, इसलिए इसको बार बार लेना पड़ता है पेशेंट को। नेक्स्ट है ये एसोसिएटेड विद विड्रॉल सिम्टम, मतलब पेशेंट को ये ड्रग आपको कंटिन्यू रखना है, इसको अचानक से स्टॉप नहीं करना है, सडनली स्टॉप नहीं करना है, टेपर्ड मैनर में स्टॉप करना है। यदि कम भी करना है तो इसकी डोज कम कर सकते हो आप, एकदम बंद नहीं कर सकते इस मेडिसिन को, वरना पेशेंट के अंदर विड्रॉल सिम्टम देखने को मिलेंगे लाइक एंजाइटी, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी। नेक्स्ट है मिलनासिप्रान, लीवोमिलनासिप्रान, ये भी एक प्रकार की एसएनआरआई ग्रुप की ड्रग है, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये फाइब्रोमाइल्जिया में काम में ली जाती है। किसमें? फाइब्रोमाइल्जिया, जिस वर्ड के पीछे एल्जिया लग जाए मीन्स होता है पेन, तो फाइब्रोमाइल्जिया कंडीशन में यूज ली जाती है। नेक्स्ट है डुलोक्सिटिन एसएनआरआई ग्रुप की ड्रग है। कौन से ग्रुप की दोस्तों? एसएनआरआई, जबकि फ्लोक्सिटिन किसकी थी? एसएसआरआई की। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम में, ऑप्शन में डुलोक्सिटिन दे दिया तो आप इसको एसएसआरआई की करके आ जाओगे। दोस्तों एसएनआरआई ग्रुप की ड्रग है डुलोक्सिटिन, ये सेरोटोनिन के लेवल को भी रीअपटेक को इनहिबिट करेगी और नॉरएपिनेफ्रिन के को भी। ये लॉन्ग एक्टिंग होती है। कैसी होती है? लॉन्ग एक्टिंग होती है और मिनिमम विड्रॉल सिम्टम शो करती है। ये कम से कम विड्रॉल सिम्टम शो करती है। यदि आपने बंद भी कर दी, पेशेंट यदि दवाई लेना भूल भी जाता है तो पेशेंट के अंदर इतना एंजाइटी, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी नहीं होगा, मतलब पेशेंट परेशान नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको फाइब्रोमियल्जिया में भी यूज़ किया जाता है, न्यूरोपैथिक पेन में भी यूज़ किया जाता है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में भी यूज़ किया जाता है। और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्या होता है दोस्तों? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है जब पेशेंट के खांसी, जुकाम, ऐसे स्नीजिंग, कफिंग, लाफिंग, इस ऐसे टाइम में यदि यूरिन पास आउट हो जाता है तो उसे बोलते हैं हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, तो उसमें भी यूज़ की जाती है डुलोक्सिटिन। और माइल्ड सेडेशन में भी इसकी वजह से, डुलोक्सिटिन की वजह से पेशेंट के अंदर माइल्ड, हल्का सेडेशन देखने को मिलता है। ठीक है, माइल्ड सेडेशन देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट हैं डुलोक्सिटिन के रिगार्डिंग। मिलनासिप्रान किस में यूज़ करते हैं? फाइब्रोमाइल्जिया में। वेनिलफेक्सामिन क्या है? शॉर्ट एक्टिंग है बहुत ही, और मैक्सिमम विड्रॉल सिम्टम शो करती है। ये तीनों की तीनों चारों ड्रग क्या है दोस्तों? एसएनआरआई ग्रुप की ड्रग है, एसएनआरआई। नेक्स्ट बात करेंगे ड्रग यूज्ड इन एटिपिकल डिप्रेशन की। एटिपिकल डिप्रेशन के बारे में मैंने अभी आपको बताया। पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, ओबेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा सोता है, तो वो कैसा डिप्रेशन है? एटिपिकल डिप्रेशन है। तो इसके अंदर 5S2 ब्लॉकर यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं? 5S2 ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं। कौन से? 5S2 ब्लॉकर्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 5S2 ब्लॉकर कौन सी होती हैं? ये ओल्डर ड्रग है, पहले ये यूज़ की जाती थी, जिसका नाम है ट्राजाडोन। ठीक है, एक होता है नेफाजोडोन, ट्राजाडोन से जो ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट से आया हुआ है। साइड इफ़ेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रियापिज्म, जो प्रियापिज्म कंडीशन है वो किसकी वजह से होती है? ट्राजाडोन ड्रग की वजह से। ये एटिपिकल डिप्रेशन में हम पहले यूज़ करते थे, अब यूज़ नहीं करते हैं। प्रियापिज्म क्या होता है दोस्तों? जो पेनिल का इरेक्शन होता है वो पेनफुल और लंबे समय तक यदि पेनफुल इरेक्शन हो जाए पेनिस का तो उसे कहते हैं प्रियापिज्म। क्या कहते हैं? प्रियापिज्म। प्रलॉन्ग समय तक पेनफुल इरेक्शन रहता है पेनिस का तो उसे हम प्रियापिज्म कहते हैं। और सेडेशन, पेशेंट को सेडेशन भी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है यूजेस किस में यूज़ करते हैं? इसको हम अदर जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं उनके साथ में यूज़ करते हैं, जैसे SSRI, SNRI, टू ट्रीट इंसोम्निया। यदि पेशेंट को नींद नहीं आती है, ठीक है, ऐसा पेशेंट डिप्रेशन वाला जिसको नींद नहीं आती है, तो हम SSRI, SNRI ग्रुप के ड्रग के साथ में इसको देते हैं, कॉम्बिनेशन के साथ। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए भी हम इसको दे सकते हैं, क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या हो रहा है? पेनिस का इरेक्शन नहीं हो रहा
और जबकि इस ट्राजोडोन जो ड्रग है इसका साइड इफेक्ट क्या है, प्रियापिज्म, मतलब ये पेनिस का इरेक्शन करवाएगी लंबे समय तक, तो उसको फ़ायदा मिल जाएगा इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। क्लियर है, तो ये इसके यूजेज हो गए ट्राजोडोन के। नेक्स्ट है नेफाजोडोन। नेफाजोडोन बहुत ज़्यादा हेपेटोटॉक्सिक होती है दोस्तों, लीवर को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए ये ड्रग अब यूज़ नहीं करते हैं, नॉट प्रीफर्ड। तो 5S2 ब्लॉकर्स यूज़ की जाती है इन एटिपिकल डिप्रेशन के अंदर, जिसका नाम है ट्राजोडोन। इस ट्राजोडोन के रिगार्डिंग आपको ये याद रखना है, मेन साइड इफेक्ट प्रियापिज्म। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे न्यू ड्रग अभी कौन सी यूज की जाती है। जो न्यू ड्रग आई है एटिपिकल डिप्रेशन के लिए, जिसका नाम है मिर्ताजापिन। क्या नाम है, मिर्ताजापिन और मियनसेरिन। क्लियर है दोस्तों। अब इनका मोड ऑफ एक्शन समझिए, मिर्ताजापिन और मियनसेरिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है। ये 5HT3 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती है। 5HT3 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वोमिटिंग के लिए, ठीक है, वोमिटिंग के लिए। तो अब अपने को 5HT3 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो कैसा इफेक्ट आएगा, एंटी इमेटिक इफेक्ट। कैसा आएगा, एंटी इमेटिक। जो वोमिटिंग सेंटर है, वोमिटिंग कराने के लिए जो रिसेप्टर जिम्मेदार है उसको हम ब्लॉक कर रहे हैं, ये ब्लॉक कर देती है ड्रग, ठीक है। तो एंटी इमेटिक ड्रग कौन सी होती है दोस्तों, जैसे आपने पढ़ा होगा ओंडेनसेट्रोन। कीमोथेरेपी देने से पहले 30 मिनट पहले अपन क्या देते हैं, ओंडेनसेट्रोन। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, एंटी इमेटिक ड्रग। नेक्स्ट है 5HT को भी क्या करती है, ब्लॉक करती है। अल्फा 2 को क्या करती है, ब्लॉक करती है। इस वजह से एंटी डिप्रेजेंट की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट है H1 जो स्टामिन रिसेप्टर है उसको भी क्या करती है, ब्लॉक करती है, इसलिए ये सेडेशन भी करवाती है। तो इस तरह से ये सारे के सारे इफेक्ट हो गए किसके, ये जो न्यू ड्रग है एटिपिकल डिप्रेशन के लिए मिर्ताजापिन और मियानसेरिन क्या करती है, एंटी इमेटिक इफेक्ट भी होता है इनका, एंटी डिप्रेजेंट इफेक्ट भी होता है और सेडेशन भी ये करवाती हैं। और ये कब यूज़ की जाती हैं दोस्तों, जो न्यू ड्रग है मिर्ताजापिन और मियानसेरिन, ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए, डिप्रेशन विद इंसोम्निया और ईडी। यदि एक पेशेंट आपके पास आता है, वह कहता है उसके डिप्रेशन के भी लक्षण है उसके अंदर और उसको नींद भी नहीं आती है, इंसोम्निया है और साथ के साथ उसके इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी है। क्या है दोस्तों, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम ड्रग ऑफ चॉइस क्या बोलेंगे, मिर्ताजापिन और मियानसेरिन, ये वाली प्रिस्क्राइब करनी है पेशेंट को ड्रग, ठीक है। और साइड इफेक्ट क्या है, इन ड्रग्स के क्या साइड इफेक्ट होते हैं दोस्तों, मिर्ताजापिन और मियानसेरिन के एग्रेनुलोसाइटोसिस। क्या होते हैं, एग्रेनुलोसाइटोसिस क्या है, साइड इफेक्ट है किसके दोस्तों, मिर्ताजापिन और मियानसेरिन के। नेक्स्ट बात करेंगे बुप्रोपियोन। बुप्रोपियोन भी किसके लिए यूज़ की जाती है, एटिपिकल डिप्रेशन के लिए यूज़ की जाती है दोस्तों। बुप्रोपियोन ये सिमिलर होती है, यदि स्ट्रक्चरली बात करें तो ये एम्फेटामाइन जो ग्रुप की ड्रग होती हैं आपकी, ठीक है, उसके सिमिलर होती है। तो बुप्रोपियोन क्या करती है, किस तरह से ये मोड ऑफ एक्शन क्या होता है दोस्तों, बात करें तो ये डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन का जो लेवल है उसका इंक्रीज करती है। आपकी न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये दोनों के लेवल को क्या करती है, इंक्रीज करती हैं। क्लियर है। तो और इसके यूजेस क्या है, एडीएचडी के अंदर भी ये यूज़ की जाती है। ओबेसिटी यदि किसी के मोटापा है तब भी ये यूज़ कर सकते हैं। स्मोकिंग डिपेंडेंस है वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में भी यूज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। विटामिन B6 आपने पढ़ा होगा, पायरिडोक्सिन, ठीक है, उसको किसके साथ दी जाती है, ऐसे कौन सी एंटी ट्यूबरकल ड्रग है जिसके साथ हम देते हैं विटामिन B6 पायरिडोक्सिन को, बताइए। आइसोनियाजिड। तो आइसोनियाजिड जब ड्रग चलती है पेशेंट के, टीबी वाले पेशेंट के, तो हम उसको विटामिन B6 भी देते हैं, पायरिडोक्सिन क्यों देते हैं, ताकि पेशेंट के अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी नहीं हो, ठीक है, इसलिए। तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी के अंदर ये बुप्रोपियोन भी काम में ली जाती है। और डिप्रेशन में सेकंड लाइन, एज ए सेकंड लाइन, यदि फर्स्ट ड्रग SSRI ग्रुप की ड्रग काम में नहीं, उसके अच्छे से वर्क नहीं करेगी पेशेंट के, तब हम एज ए सेकंड लाइन ड्रग यूज़ कर सकते हैं बुप्रोपियोन। क्लियर है। इसके साइड इफेक्ट क्या है दोस्तों बुप्रोपियोन के, ये मोस्ट एंजियोजेनिक डिप्रेजेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा एंक्सियोजेनिक, ठीक है, एंक्सियोजेनिक एंटी डिप्रेजेंट है। इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, जैसे एंजाइटी हो जाएगा पेशेंट को, नींद नहीं आएगा, पेशेंट के अंदर सीजर्स देखने को मिलेगा, पेशेंट की जो एपेटाइट है, भूख है, वो कम हो जाएगी, बिल्कुल भूख अच्छे से नहीं लगेगी पेशेंट को, तो पेशेंट का वेट लॉस हो जाएगा। ये इसके साइड इफेक्ट है,
ये वेट लॉस कराती है क्योंकि एपिटाइट को कम कर रही है, भूख नहीं लगने दे रही है पेशेंट को। इस वजह से पेशेंट एजिटेट रहा है, एंजाइटी रह रही है पेशेंट के अंदर। ये सभी के सभी क्या हो गए, साइड इफेक्ट हो गए दोस्तों किसके, बुप्रोपियोन के। क्लियर है। अब आपको यदि क्विजेस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं एंटी डिप्रेसेंट के, तो आपको नेक्स्ट क्लास आपको अच्छे से वॉच करना है। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, उससे हमें दोस्तों मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए न्यू टॉपिक अच्छे से अच्छे